Z is a complex number mod Z equal to 1. Imaginary part of Z is not equal to 0. Z is represent C plus I by C minus I, where C is the real number. देखो Z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, मॉड Z 1 है। आज के बाद एक चीज एकदम फैक्ट कर लीजिएगा, जब भी आपको किसी भी क्वेश्चन में लिखा हो मॉड Z इज इक्वल टू 1, तो आपको तुरंत Z को मान लेना है e की पावर I थीटा, या Z को मान लेना है cos थीटा प्लस I। ये एकदम फैक्ट है। जब भी किसी भी क्वेश्चन में मॉड Z 1 लिखा हो तो आप Z को हमेशा क्या मान लेंगे, e की पावर I थीटा या दिस, या फिर मॉड Z इज इक्वल टू 1 का दूसरा यूज आप ऐसे करेंगे कि Z इंटू जेड बार क्या हो जाएगा 1। तो जहां पर Z होगा, Z बार होगा, उसकी जगह क्या लिख देंगे। इन दोनों में से किसी एक अप्रोच से क्वेश्चन हमेशा सॉल्व हो जाएगा। डन। अब आपसे कहा गया है कि Z मॉड Z 1 है और इमेजिनरी पार्ट जो है 0 नहीं है, इसका मतलब साइन थीटा की वैल्यू जो है वो 0 नहीं है। इमेजिनरी पार्ट 0 नहीं, इसका मतलब साइन थीटा की वैल्यू 0। अब कह रहा है Z जो है वो रिप्रेजेंट करेगा C प्लस आई बाई C माइनस आई, जहां पर C क्या होगा, रियल। ये क्वेश्चन में आपसे कहा गया, दिख गया कि नहीं। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर साइन थीटा की वैल्यू 0 नहीं है तो इसका मतलब मॉड Z 1 है, हाँ, यानी C प्लस आई बाई C माइनस आई ले लो। अगर कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा C प्लस आई का होल स्क्वायर बाई C स्क्वायर प्लस 1। दिखा। इसको आप लिख सकते हो C स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2IC डिवाइडेड बाई C स्क्वायर प्लस 1, है ना। इसका मतलब रियल पार्ट ऑफ Z कितना आ गया, C स्क्वायर माइनस 1 बाई C स्क्वायर प्लस 1, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z कितना आ गया, 2C बाई C स्क्वायर प्लस 1। दिख रहा है सबको कि नहीं। अब सोचो, अगर आप रियल पार्ट ऑफ Z का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, ये कितना आएगा, C स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4C स्क्वायर बाई C स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये 1 आ जाएगा कि नहीं। ये आप यहां से भी प्रूव कर सकते थे, 1 आ जाता, मॉडुलस लेते ही 1 आ जाता कि नहीं आ जाता। अरे हाँ या ना। तो इसका मतलब आप Z को ये मान सकते हो कि नहीं। भाई एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा है जिसका मॉडुलस कितना है, 1। यही तो आपको बोलना था भाई, Z को C प्लस आई C माइनस आई ले सकते हैं। ये आप प्रॉपर्टी लगा के भी प्रूव कर सकते थे, सीधा मॉड ले लेते हैं, इसका रूट अंडर 1 प्लस C स्क्वायर आता है, इसका भी रूट अंडर 1 प्लस C स्क्वायर। तो आप Z को C प्लस आई बाई C माइनस आई मान सकते हैं तुरंत। ये एक तरीका होगा। ये दिखा सबको कि नहीं, बोलो। अच्छा, इसी चीज को करने का, ये मेथड तो समझ में आ गया होगा, एनालिटिकल मेथड था ये। इसी चीज को समझने का दूसरा मेथड हो सकता है। अब देखो C प्लस आई अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो आप इसको लिख सकते हो R e की पावर आई थीटा, जहां पे R का मतलब होगा रूट अंडर 1 प्लस C स्क्वायर, और थीटा का मतलब होगा tan इनवर्स 1 बाई C। बोलो। अगर C माइनस आई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसको आप लिख सकते हो R e की पावर माइनस आई थीटा, जहां पर R का मतलब अभी भी सेम होगा 1 प्लस C स्क्वायर, और थीटा का मतलब अभी होगा tan इनवर्स माइनस 1 बाई C। ये बात कितने लोगों को समझ में आ रही है, बोलो। yes. अच्छा, अब अगर मैं C प्लस आई बाई C माइनस आई की बात करूं तो आएगा e की पावर आई 2 थीटा। देखो, दोनों को डिवाइड अगर कर दे तो आर आर कैंसिल, e की पावर आई 2 थीटा आ गया। अब सोचो, मैंने अभी आपसे क्या कहा था, अगर मॉड Z 1 है तो Z को e की पावर आई अल्फा ले सकते हो कि नहीं। देखो उसी फॉर्म में लिखा है कि नहीं। अरे हाँ है ना। इसका मतलब आप इसको क्या एज्यूम कर सकते हो, कितने लोग ये समझे कि नहीं। बस इसके अलावा और कुछ करना नहीं, आपको बस ये प्रूव करना था Z को Z प्लस आई C प्लस आई बाई C माइनस आई लिखा जा सकता है कि नहीं, अगर मॉड Z 1 है तो। कितने लोग समझ गए भाई। सर हाँ पूछो। सर एक बार सेकंड मेथड फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। सेकंड में बेटा क्या है, C प्लस आई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका मॉडुलस है रूट अंडर 1 प्लस C स्क्वायर, और जिसका आर्ग्यूमेंट है tan इनवर्स 1 बाई C। tan थीटा 1 बाई C हो गया ना, दिखा। यस सर। अगर ये इसका कॉन्जुगेट है तो R सेम ही रहेगा, थीटा बस माइनस थीटा हो जाता है कॉन्जुगेट में। जैसे ही दोनों को डिवाइड करोगे आर आर कैंसिल, ये उठ के ऊपर आएगा, e की पावर आई 2 थीटा आ गया, यानी ये e की पावर आई थीटा वाली फॉर्म ही तो है, तो ये Z हो जाएगा तुरंत। और Z अगर मॉड Z 1 है तो Z e की पावर आई थीटा लिया ही जा सकता है, और ये उसी फॉर्म में लिखा। तो उस फॉर्म में लिखा हर कॉम्प्लेक्स नंबर
मॉड जेड 1 लेगा ये। दोनों रास्ते हैं, कैसे भी प्रूव कर सकते हैं। डन हो गया। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन जो इन्होंने मुझसे पूछा था, ये भी वैसे आपसे ये वाला हो गया। ये जेड की पावर एन जो है वो ए जो है वो 16 एलिमेंट लेगा, ये समझ पाए कि नहीं? अरे बोलो भाई। 17 का लॉजिक समझ आया? ईशान बेटा कैसे समझे, लॉजिक समझाओ। सर जो थीटा है वो 0 से 2 पाई के बीच में होना चाहिए। हाँ वेरी गुड वेरी गुड, बस यही लॉजिक है। सही है। देखो क्या है, अगर आप जेड को देखोगे तो जेड है ई की पावर आई बाई 8 है ना। अगर आप जेड की पावर एन देखोगे तो वह ई की पावर आई एन पाई बाई 8। अरे हाँ है ना। तो सोचो ये जो एन पाई बाई 8 होगा, ये एंगल 0 से 2 पाई के बीच में होगा कि नहीं होगा? यानी जो एन आएगा वो 0 से 16 के बीच में आ जाएगा। अरे हाँ है ना, बोलो। तो मतलब डिफरेंट पॉइंट कितने हो गए? डिफरेंट पॉसिबल वैल्यू ऑफ एन कितनी आ गई? देखो अब एन की वैल्यू आपको दिख रही है 0 1 2 से लेके कहां तक? 15 क्योंकि 16 और 0 सेम हो गए ना भाई। आप 0 डिग्री से चलोगे घूम के दोबारा यहीं आओगे ना, तो यहाँ पर 0 और 16 वाली वैल्यू एक ही बार काउंट करोगे ना, तो टोटल कितनी डिफरेंट वैल्यू आ रही है? 16 वैल्यू। ये बात कितने लोगों को समझ में आई भाई? 16 नहीं लोगे ना, 15 तक ही जाएगा। अरे बोलो भाई। यस या फिर 1 से 16 ले लो, चॉइस है आपकी। समझ गए क्वेश्चन की नहीं? अब सोचो यहीं पे मैं आपसे बोलता जेड जो है वो है ई की पावर आई पाई बाई 4, तो जेड की पावर एन के लिए कितने डिफरेंट वैल्यू होते हैं? 4 इंटू 2 इज 8। 4 इंटू 2 कितना हो जाता है? 8। यानी अगर जेड जो है वो ई की पावर आई पाई बाई ए है, यहां पर ए एक नेचुरल नंबर है, तो जेड की पावर एन अगर ये है तो कितने डिफरेंट सॉल्यूशन होंगे? जेड की पावर एन हैविंग 2a डिफरेंट वैल्यूज। ये बात कितने लोग समझ पाए? क्यों ऐसा होगा? ये बात क्लियर हो रही है सबको? ये आप ध्यान रखिएगा। अरे बोलो भाई, बस इससे ज्यादा की जरूरत इस क्वेश्चन में नहीं। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि 0 से 2 पाई जाना है ना आपको। बोलो भाई। तो 0 से 2 पाई में जितने डिस्टिंक्ट वैल्यू होंगी वो सारी आ जाएंगी, बाकी जैसे आप 2 पाई क्रॉस करोगे वैल्यू रिपीट। डन हो गया भाई। अब आइए जरा क्वेश्चन नंबर 18 और देख लो। ए इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉड ए 1 दिया हुआ है, तो मॉड ए 1 दिया हुआ है तो इसका मतलब ए को क्या ले सकते हो? अब तो कर लोगे। देखो क्या है, मॉड ए 1 दिया हुआ है, इसका मतलब ए तुरंत क्या ले लो? ई की पावर आई थीटा। तो ई की पावर आई थीटा जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 इक्वल टू 0। इसका जो रूट है वो है प्योरली इमेजिनरी, यानी जेड को रख दो आई के जहां पर के कैसा है? रियल, रख दो यहां। तो क्या आएगा? ई की पावर आई थीटा माइनस के स्क्वायर प्लस आई के प्लस 1 इक्वल टू 0। ये बात कितने लोग समझ रहे हो? समझ रहे हो? अब यहां से सोचिएगा, अगर आप इसको देखोगे तो माइनस के स्क्वायर कॉस थीटा माइनस आई के स्क्वायर साइन थीटा प्लस आई के प्लस 1 इक्वल टू 0 आएगा। यहां से देखोगे तो आएगा 1 माइनस के स्क्वायर कॉस थीटा एक साथ, और आई कॉमन करोगे तो आई के कॉमन करोगे तो बचेगा 1 माइनस के साइन थीटा एक साथ। बोलो। अच्छा चूंकि दोनों 0 के बराबर है तो ये भी 0 होगा और ये भी 0 होगा। 1 माइनस के साइन थीटा अगर 0 होगा तो साइन थीटा की वैल्यू 1 बाई के होगी, है ना। और 1 माइनस के स्क्वायर कॉस थीटा अगर 0 होगा तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होगी? 1 बाई के स्क्वायर। और आप ये जानते हैं फॉर ऑल थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बेटा कितना होता है? 1 ये तो पता होगा ना सबको। इसका मतलब 1 बाई के स्क्वायर प्लस 1 बाई के की पावर 4 कितना होगा? 1। इसका मतलब के की पावर 4 माइनस के स्क्वायर माइनस 1 0 होगा। यहां से के स्क्वायर की वैल्यू निकल के आएगी 1 प्लस माइनस रूट 5 बाई 2। के स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा तो के स्क्वायर की वैल्यू लोगे 1 प्लस रूट 5 बाई 2। के स्क्वायर कभी भी 1 माइनस रूट 5 बाई 2 के बराबर नहीं होगा क्योंकि ये निगेटिव है। ये बात कितने लोग समझ रहे हो भाई?
अब यहां से k की वैल्यू आएगी रूट अंडर 1 प्लस रूट 5/2 प्लस माइनस। आ गया? अरे बोलो भाई। और आपने साइन थीटा और कॉस थीटा तो निकाल के दिया ही है मुझे, तो इसका मतलब जो जेड इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा वो ए जो है वो क्या होगा? ए की वैल्यू आपने क्या बोली है मुझसे? कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, यानी कि ए कितना है? 1/k² प्लस i/k। अरे हाँ है ना, जहां पर k कितना है बोलो? प्लस माइनस रूट अंडर 1 प्लस रूट 5/2। अरे बोलोगे? आंसर आ गया, क्या दिक्कत है? और इस टाइप की सिचुएशन तो आपने एक बार एक क्वेश्चन में डील नहीं की जिसमें जेड प्योरली रियल था, जेड प्योरली इमेजिनरी था, तो एबीसीडी का रिलेशन निकाला था, याद आया? बस उसी टाइप की। तुम कहां फंसे थे इसमें? जब साइन थीटा कॉस थीटा आ गया है और के निकालना है, तो थीटा हटाने का तरीका एक ही है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज 1। भाई आपने साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकाली, इसकी हेल्प से के निकालना है, तो थीटा हटाना है ना। और साइन और कॉस आने के बाद थीटा हटाने का एक ही तरीका है आपके पास, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1। देख लीजिए, सोल्यूशन नोट कर लीजिए, समझ गए होंगे? बोलिए भाई, क्या ये बात समझ में आई सबको? नहीं आ रही है तो बोलो। क्वेश्चन क्लियर हो रहा है तो? यस सर। यस सर। 17 बता तो दिया, 17। अब आज देखो, अब आज एक टेक्निक दी ना मैंने, अगर मॉड ए 1 दिया है तो ए क्या लेंगे? e की पावर आई थीटा। अब जहां भी मॉड ए 1 दिया, ए की जगह e की पावर आई थीटा रख दो। फिर इसके बाद आपसे कहा गया है कि जो जेड है वो प्योरली इमेजिनरी है, तो जेड को तुरंत क्या मान लेंगे? आई के। आपको मैंने बताया ना, अगर प्योरली रियल है तो के लेंगे, प्योरली इमेजिनरी है तो आई के लेंगे। इसके बाद सीधा रियल पार्ट अलग करो, इमेजिनरी पार्ट अलग करो। रियल पार्ट जो कि जीरो है तो रियल पार्ट भी जीरो, इमेजिनरी पार्ट भी जीरो, के एलिमिनेट। आंसर नहीं गया। इससे ज्यादा की जरूरत इस क्वेश्चन में थी नहीं। बोलो भाई, नोट करिए जल्दी से, क्वेश्चन पे जाए कि सर अगर cos थीटा 1/k² है और sin थीटा की वैल्यू 1/k है, तो हम ये बोल सकते हैं कि sin स्क्वायर थीटा इज cos थीटा। अगर इसका स्क्वायर करें तो 1/k² आ जाएगा, है ना। इसको आप लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। यहां से इक्वेशन आएगी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा -1 इज 0। ठीक है? अब यहां से अगर आप कॉस थीटा की वैल्यू निकालोगे तो आएगी -1 प्लस माइनस रूट 5/2। और कॉस थीटा हमेशा -1 से 1 होता है, तो कॉस थीटा की वैल्यू जो ली जाएगी वो है √5 -1/2। -1 माइनस √5/2 नहीं लेंगे क्योंकि वो -1 से छोटी हो जाएगी। अब अगर ये कॉस थीटा है ना, तो साइन थीटा कितना होगा? इसका रूट। तो बोलोगे नहीं होगा ना, तो आप आंसर साइन थीटा निकालो भी मत तो भी चल जाएगा, आपको आंसर तो थीटा के टर्म में लिखना है ना। तो जेड जो है वो क्या हुआ? कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, जहां पर कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है? जहां पे थीटा की वैल्यू कितनी है? कॉस इनवर्स √5 -1/2। ये आंसर भी सही है, कोई दिक्कत नहीं। बोलो भाई, आपका जो ये आंसर है और मेरा जो ये आंसर है सेम ही है ना, क्योंकि के की वैल्यू तो उसी टाइप में लिखी है ना। मैंने आंसर के की वैल्यू के टर्म में दिया, आपने थीटा में दे दिया, कोई दिक्कत नहीं, सेम है, चलेगा, सही मेथड है, कोई दिक्कत नहीं। अब आपने कॉस थीटा निकाल लिया है तो उसकी हेल्प से साइन थीटा निकाल के जेड तो बता ही दोगे। मैंने के निकाल लिया है, मैं के रख के जेड बता दूंगा, तुम थीटा रख के जेड बता दोगे, चलेगा। चलो समझ गए कि नहीं? अब आइए, लास्ट क्लास में आप एक क्वेश्चन कर रहे थे जिसमें आप आर्ग्यूमेंट डिस्कस करने वाले थे, मैक्सिमम आर्ग्यूमेंट वाला, याद है क्वेश्चन? यहीं पे लास्ट क्लास मैंने खत्म की थी, क्योंकि मैंने आपको दो बातें डिस्कस करके बताई थी कि मॉड जेड, अगर ये वाली सिचुएशन याद है, ये दो रिजल्ट, मॉड ऑफ जेड माइनस Z1 अगर ए से बड़ा है तो इसका मतलब सरकमफ्रेंस और उसके बाहर होंगे जेड, और अगर मॉड ऑफ जेड माइनस Z1 ए से छोटा है तो सरकमफ्रेंस और उसके अंदर होगा जेड। ये बात समझ में आई थी कि नहीं? आपको लीस्ट न्यूमेरिकल एम्पलीट्यूड वाला जेड सर्च करना था, जो कि इस कंडीशन को क्या करता है? सेटिस्फाई, है ना। अब देखिए इस टाइप की सिचुएशन कैसे डील करते हैं।
आपके सामने जो सिचुएशन थी वो थी मॉड ऑफ जेड माइनस 2 - 2i का मॉड लेस देन 1। तो आपने ये फील करके मुझे बताया था कि आपके जितने भी जेड होंगे वो एक ऐसे सर्किल की सरकमफ्रेंस पे होंगे जिसका सेंटर 2, -2 होगा और रेडियस कितनी होगी। अच्छा, ये जो 2, 2 - 2i होगा, ये कहाँ होगा? फोर्थ क्वाड्रेंट। इसीलिए रियल पार्ट 2 होगा और इमेजिनरी पार्ट -2 होगा। तो ये इसका सेंटर होगा, इसकी रेडियस है 1, तो यहां पर 1 रेडियस का एक सर्कल बनेगा। ये बात कितने लोग समझ पाए? बोलो भाई, यही तो होगा। इस सर्किल की सरकमफ्रेंस पे या तो पॉइंट होगा या इस सर्किल के अंदर पॉइंट होगा जेड। ये बात कितने लोग समझ पा रहे हैं भाई? आपको ऐसा जेड सर्च करना है इन सब में से जिसका आर्ग्यूमेंट सबसे मिनिमम या जिसका आर्ग्यूमेंट सबसे मैक्सिमम, दोनों डिस्कस करेंगे। सही है? आप सोचो, अगर कोई भी जेड आप इनसाइड लोगे, भाई आप जेड कहां लोगे? या तो बाउंड्री पे लोगे या इनसाइड लोगे। तो सोचो एक जेड इसमें ऐसा आएगा जो एकदम इस पे टच करते हुए बाउंड्री पे होगा, है ना? एक जेड ऐसा आएगा जो इधर टच करते हुए बाउंड्री पे होगा। बोलो, यही वो दोनों जेड होंगे जिनका आर्ग्यूमेंट मिनिमम और मैक्सिमम होगा। ये बात कितने लोग फील कर पा रहे हैं? कोई डाउट आ रहा हो तो बताओ भाई। इस सरकमफ्रेंस और अंदर बहुत सारे जेड होंगे कि नहीं? इन जेड में अगर आप इस लाइन को ज्वाइन कर दो तो जितने भी आर्ग्यूमेंट होंगे वो इससे बड़े होंगे और इससे छोटे होंगे, यानी इस वैल्यू के बीच में होंगे। तो वैल्यू वाली चीज तो आप समझ रहे हैं ना, कहां से कहां होगा। यहां वाला जो जेड होगा उसका आर्ग्यूमेंट ये होगा और यहां वाला जो जेड होगा उसका आर्ग्यूमेंट ये होगा। ये लीस्ट वाला हो गया क्योंकि निगेटिव में सबसे छोटी वैल्यू यही आएगी ना, और ये सबसे मैक्सिमम वाला हो गया क्योंकि इसके बीच में जितने भी जेड आएंगे उनका आर्ग्यूमेंट तो इसी के बीच में आ रहा होगा ना कभी। ये बात कितने लोग समझे? तो अगर आपको कभी भी लीस्ट आर्ग्यूमेंट की बात बतानी है तो आप क्या करोगे? ओरिजिन से उस पर टेंजेंट डालोगे, तो जहां पर उसको टेंजेंट टच कर रही होगी वो जो पॉइंट होंगे वो पॉइंट लीस्ट और मैक्सिमम आर्ग्यूमेंट के पॉइंट होंगे। ये बात कितने लोग समझे? अच्छा, अब अगर हमें किसी भी आर्ग्यूमेंट को निकालना है तो ये वाला एंगल हमें चाहिए बस, आया ना? और एक बार हमें ये वाला एंगल चाहिए। ये बात कितने लोग समझ रहे हो? अच्छा, इस सर्किल का सेंटर कितना था? 2, -2। ध्यान दीजिएगा पूरी कहानी। यहां से ये अगर टेंजेंट होगी तो ये एंगल कितना बनेगा? 90। 90। तो अच्छा, इस सेंटर से ओरिजिन की डिस्टेंस निकाल लोगे कि नहीं? अगर मैं इस डायग्राम को जूम करके चलूं, दिख रहा है ना सबको? सेंटर से ओरिजिन की डिस्टेंस निकाल लोगे? 0, 0 ये पॉइंट है और ये 2 का पॉइंट। तो बताओ मुझे, ये मान लो पॉइंट मान लेते हैं सी, ये कह दो ओ, ये मान लो ए, ये मान लो बी। तो मुझे बताओ ओसी कितना होगा? 2 समझ गए कि नहीं सब लोग? 4 + 4 दैट इज 2√2। इसमें किसी को डाउट? अच्छा, सी ए डिस्टेंस कितनी होगी? सर्किल की रेडियस है 1। 1। यहां तक ओके हो? कोई डाउट हो Yes. तो बताइए। डन है? चलिए, अब बताओ व्हाट इज ओए डिस्टेंस? भाई ये ट्रायंगल कैसा है? राइट एंगल है नहीं? तो ये डिस्टेंस आएगी ओ ए √7। ओ सी स्क्वायर -CA², मतलब √8 - 1 मतलब √7। यहाँ तक एकदम क्लियर है? बोलो। यानी कि हम ये कह सकते हैं यहाँ जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा उसका मॉडुलस √7 होगा। यहाँ जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा उसका मॉडुलस कितना होगा भाई? इसमें किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। यहाँ तक सब कुछ ओके है? बोलो। Good. आगे बढ़ते हैं। अब हमें इस वाले एंगल पे कमेंट करना है, ध्यान दीजिएगा। हाँ, इस वाले एंगल को निकालने के लिए हम क्या करें? अगर हम ये ड्रॉप करें, अगर हम ये ड्रॉप करें, स्क्रीन अब फ्रीज नहीं होगी, टेंशन नहीं, वो हम कल आज सुबह चेक कर चुके हैं सारा कुछ। हाँ भाई, ये डिस्टेंस है ना? अच्छा, ये डिस्टेंस कितनी है बेटा? √7। 7। अगर हम किसी तरीके से ये डिस्टेंस निकाल ले तो काम हो जाएगा कि नहीं? बोलो। अच्छा, अगर आप इसको ड्रॉप करते ये वाला, उससे तो लेकिन कुछ नहीं होगा, और ये वाली डिस्टेंस निकाले बिना काम होगा नहीं।
समझाएं फिर। क्या क्या फाइन करना है? हम्म, 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 अब देखो, हमें ये वाला एंगल डिस्कस करना है थीटा, आराम से समझिएगा, ठीक है। अगर हम ये वाला एंगल निकाल लें, बोलो, और उसमें ये वाला एंगल माइनस कर दें तो थीटा आ जाएगा, बोलो। इस वाले एंगल को हम कह देते हैं थीटा 1, इस वाले एंगल को हम कह देते हैं थीटा 2। तो इसका मतलब थीटा कितना हो गया, थीटा 1 माइनस थीटा 2। ये बात कितने लोग समझ पाए भाई? गुड। अब ध्यान से देखते जाइएगा सिर्फ। अगर आप इस वाले ट्रायंगल को ध्यान से देखो जिसमें ये पॉइंट 2 कॉमा माइनस 2 दिख रहा है सबको, इसको जैसे ही आप नीचे बेस पे ड्रॉप करेंगे तो ये वाली लेंथ आएगी 2 और ये वाली लेंथ भी आएगी 2। ये वाला एंगल π/4 आ जाता है, बोलो भाई। tan थीटा 1 इक्वल टू 2/2 लगाओगे तो थीटा 1 की वैल्यू π/4 आएगी। ये बात कितने लोग समझ रहे हो भाई? गुड। ये क्लियर है सबको कि नहीं, बताओ? अरे हाँ है ना। अब अगर आप बात कर रहे हो किस वाले ट्रायंगल की, इस वाले दूसरे वाले ट्रायंगल की, जिसमें ये OA है और ये OC है, लिखा दूसरा वाला ट्रायंगल, मतलब ये वाला ट्रायंगल जिसमें एंगल कितना है वो थीटा 2। ये वाला एंगल थीटा 2 है ना भाई? अरे हाँ है ना। व्हाट इज OA? √7, या ये 8 है, ये √7 है, और ये लेंथ कितनी है 1। अरे हाँ है ना। अब यहाँ साइन थीटा कॉस थीटा जो चाहोगे निकल आएगा, टेन थीटा चाहोगे वो भी निकल आएगा। बोलो क्या निकाल दे, बताओ आपके लिए। साइन थीटा निकाल दे। व्हाट इज साइन थीटा 2? कितना आएगा साइन थीटा? 1/√7। थीटा 2 कितना आएगा? साइन इनवर्स 1/√7। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है? π/4 माइनस साइन इनवर्स 1/√7। कितने लोग ये चीज समझ रहे हो? अरे हाँ ये ना, पक्का? अच्छा, अब ये एंगल आपने निकाल लिया, आ गया ये एंगल, बोलो। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट कितना होगा? आर्ग्यूमेंट ऑफ ZA कितना होगा? माइनस थीटा। अरे फोर्थ क्वाड्रेंट भाई, अगर ये एंगल थीटा है तो आर्ग्यूमेंट माइनस थीटा होता है कि नहीं? इसका मतलब आर्ग्यूमेंट कितना आएगा इसका? साइन इनवर्स 1/√7 माइनस π/4। दिख रहा है कि नहीं? अब देखो, बस इतने से ही काम हो जाता है। जो ये एंगल होगा वही ये एंगल होगा, दोनों सेम होते हैं ना सर्कल पे। ये एंगल इसका हाफ होता है ना, ये थीटा तो ये भी थीटा। तो ये वाला एंगल अगर थीटा 2 है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा? तो इसका मतलब π/4 में अब की क्या ऐड हो जाएगा? थीटा 2। नहीं समझे? तो इसका मतलब जो बड़ा वाला एंगल होगा ये वाला, वो कितना होगा? मान लो इस एंगल को हम कहते हैं थीटा 3, तो थीटा 3 की वैल्यू कितनी होगी? थीटा 1 प्लस थीटा 2। दिखा कि नहीं? क्योंकि ये छोटा वाला एंगल थीटा 2 होगा, क्योंकि ये थीटा 2 है, बोलो भाई। तो इसका मतलब आर्ग्यूमेंट ऑफ ZB कितना आएगा? माइनस थीटा 3। अरे हाँ है ना। अच्छा, थीटा 1 आप निकाल चुके हो, कितना है? π/4। थीटा 2 आप निकाल चुके हो, कितना है? साइन इनवर्स 1/7। इस बार ये एंगल कितना आएगा? π/4 प्लस साइन इनवर्स 1/√7। तो इसका आर्ग्यूमेंट कितना रिपोर्ट होगा? माइनस π/4 प्लस साइन इनवर्स 1/√7। दोनों में लीस्ट आर्ग्यूमेंट यही होगा, क्योंकि यही निगेटिव में सबसे कम होगा ना। तो जिस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट सबसे लीस्ट होगा वो यही होगा कि नहीं? तो वो आर्ग्यूमेंट उसका कितना आएगा? लीस्ट आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। नहीं नहीं, लीस्ट आर्ग्यूमेंट मतलब आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट मतलब विद साइन। तो लीस्ट आर्ग्यूमेंट कितना आएगा आपका? माइनस π/4 प्लस साइन इनवर्स 1/√7। कितने लोग ये पूरी कहानी समझे, बताओ?
मतलब आपको बहुत सारी चीजें ज्योमेट्रिकली यूज करनी पड़ेंगी इसमें, उसके अलावा आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं। देख लो कुछ। हाँ पूछो। सर आपने 90 डिग्री ए पे बनाया है, तो साइन थीटा में √8 होना चाहिए √7 की जगह ना। हाइपोटेन्यूज तो √8 है। हाइपोटेनस √8 है। ओ यस, सब जगह गड़बड़ है फिर तो, है ना? यस सर। सही करो। सब जगह √7 की जगह क्या लिख लो? √8, मतलब वही 1/2 √2 भाई। सब जगह √7 की जगह क्या लिख लो? √8, दैट इज 1/2। अभी ठीक है, देखो अब ठीक है। प्रोसेस समझे कि नहीं भाई? ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा? मैक्सिमम आर्ग्यूमेंट। ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर मिनिमम आर्ग्यूमेंट। समझ रहे हो? अच्छा, अब आपने आर्ग्यूमेंट निकाल लिया। अच्छा, इसका मॉडुलस अगर √7 है तो इसका मॉडुलस भी, तो इसका मतलब दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस सेम होगा। दोनों का आर्ग्यूमेंट आप निकाल चुके हैं, तो क्या हम z लिख सकते हैं? r इंटू ई की पावर। तो अगर आपसे कोई ये कॉम्प्लेक्स नंबर पूछे तो आप इसकी वैल्यू बता सकते हैं कि नहीं? अब अरे हाँ, है ना? देखो लॉजिक, क्वेश्चन जहां नहीं समझ में आ रहा वहां बता दो क्या। बस यहाँ पे आप हर जगह √7 की जगह क्या कर लीजिएगा? √8, क्योंकि √7 की जगह क्या चलेगा? √8, वो करेक्शन कर लीजिए बस, बाकी ठीक है। तो ये लीस्ट आर्ग्यूमेंट होगा यहाँ पर, यहाँ, और मैक्सिमम आर्ग्यूमेंट होगा यहाँ पे। ये तो समझ रहे होगे ना थीटा के हिसाब से, क्योंकि ये निगेटिव होगा, ये भी निगेटिव होगा, आर्ग्यूमेंट निगेटिव होंगे दोनों। बोलो भाई, तो माइनस थीटा करते ये वाली वैल्यू सबसे छोटी होगी, ये उससे बड़ी होगी। तो ये लीस्ट आर्ग्यूमेंट वाला पॉइंट हो गया, ये मैक्सिमम आर्ग्यूमेंट वाला पॉइंट। दोनों पॉइंट ज्योमेट्रिकली आपके सामने बन के आ गए। कितने लोग ये सब चीजें समझ रहे हो? यस सर, वेरी गुड। अच्छा, अगर मैं आपसे सिंपल सवाल पूछूं, दोनों आर्ग्यूमेंट के बीच का डिफरेंस कितना है? लीस्ट और मैक्सिमम आर्ग्यूमेंट के बीच का डिफरेंस, तो ये वाला पूरा एंगल होगा कि नहीं? अब ये वाला आधा एंगल था θ2, तो ये पूरा एंगल 2θ2 होगा। θ2 आप निकाल चुके हो, तो एंगल के बीच का डिफरेंस कितना आ जाएगा? 2 sin इनवर्स 1/√8। वो यहां से भी दिख रहा होगा। जैसे आप दोनों एंगल माइनस करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 2 sin इनवर्स 1/√8। तो मैक्सिमम और मिनिमम आर्ग्यूमेंट के बीच का डिफरेंस कितना आएगा? 2θ। बोलो भाई, वो डायरेक्ट निकल आता है, उसके लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं। जल्दी नोट करिए फिर आगे बढ़े। तो ज्योमेट्रिकली मॉड जेड निकालने का एक शॉर्टकट ये था। एक तो आपके पास वो मेथड था जो आपने लगा लिया, जेड इस सर्किल की सरकमफ्रेंस पे या इस सर्किल के इनसाइड कहीं भी हो सकता है कि नहीं? उसकी ओरिजिन से मिनिमम डिस्टेंस होगी ये। फील आया? देखो इधर ज्योमेट्री में जेड की ओरिजिन से मिनिमम डिस्टेंस यही होगी कि नहीं? और जेड की ओरिजिन से मैक्सिमम डिस्टेंस ये होगी। ये बात कितने लोगों को दिख रही है? भाई इस सर्किल की सरकमफ्रेंस पे जेड है या इस सर्किल के इनसाइड जेड है, तो मिनिमम ओरिजिन से जो सबसे छोटी डिस्टेंस पे जेड होगा वो यही होगा, और सबसे बड़ी डिस्टेंस पे जो जेड होगा वही होगा। ये बात फील कर पाए? अच्छा, इस सर्किल का सेंटर कितना है? 15 आई। सर्किल की रेडियस कितनी है? 9। इसका मतलब ये पूरी डिस्टेंस 9 होगी कि नहीं? अच्छा, ये डिस्टेंस 15 होगी कि नहीं? अरे बोलो, तो ये डिस्टेंस कितनी बची? 6। और ये पूरी डिस्टेंस कितनी हो गई? इसीलिए जो मॉड जेड मैक्स होगा वो कितना हो जाएगा? 24। और जो मॉड जेड मिन होगा वो कितना हो जाएगा? 6। ये दूसरा मेथड है। क्या है, ज्योमेट्री से दिखा? अच्छा, एक मेथड जो आपने सीखा है वो तो आपके पास है ही सीधा सीधा। क्या? मॉड जेड माइनस मॉड ऑफ 15i लेस देन किससे हो जाएगा? 9 से। तो मॉड जेड माइनस 15 किसके बीच में होगा? -9 से 9। तो मॉड जेड कहां से कहां लाई करेगा? 6 से 20। ये दूसरा मेथड आपके पास है। दोनों रास्ते थे, आप जैसे चाहते वैसे कर लेते। अगर आप ज्योमेट्री से फील करना चाहते हैं तो ज्योमेट्री से
ये वाला मॉड जेड मिन हो गया, ये मॉड जेड मैक्स हो गया। कितने लोगों को सब समझ में आ रहा है भाई? यस सर। अब बताओ आर्ग्यूमेंट मिन और मैक्स। हाँ 53 नहीं, अच्छा वो 3/4 वाला लगा दिया क्या? नहीं 3/4 वाला नहीं, वो फिजिक्स में लगता है। हाँ भाई, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड की मिन वैल्यू कितनी आ रही है? 3/5। और आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड की मैक्स वैल्यू कितनी आ रही है? 5/2 प्लस साइन इनवर्स 3/5। सही है, तुमने इसी को 57 बोल दिया होगा ना? हाँ चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। 33 एंड सही है एकदम आंसर, वेरी गुड। अब जिन्होंने ज्योमेट्री समझ ली होगी वो काम कर लेगा होंगे, जिन्होंने नहीं समझी वो नहीं कर पा रहे होंगे। अब आर्ग्यूमेंट के लिए वो 2 पॉइंट कहाँ होंगे? फील कर पाए कि नहीं बाकी लोग? भाई ये सर्कल है, मिन के लिए वो पॉइंट होगा यहाँ पे कहीं जहाँ ये टच करते हुए जा रहा होगा, बोलो। और मैक्स के लिए यहाँ पे कहीं होगा जहाँ टच करते हुए जा रहा हो। कितने लोगों को ज्योमेट्री समझ में आई? तो ये वाला आर्ग्यूमेंट मिन होगा और ये वाला आर्ग्यूमेंट मैक्स। कितने लोग समझ रहे हो, बोलो। अच्छा आप सोचो, ये पॉइंट 15 है कि नहीं है? यहां से इस पे रेडियस डालोगे तो कितना आएगा? 9। तो ये 12 आ जाएगा कि नहीं, बताओ। हाँ या ना? ये डिस्टेंस 15 है कि नहीं, समझ पाए सब लोग? ये डिस्टेंस 9 है कि नहीं? तो ये डिस्टेंस 12 आ जाएगी कि नहीं, बताओ भाई। यहाँ तक ओके हो? तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा? थीटा। बताओ साइन थीटा। साइन थीटा आएगा 9/15, इसका मतलब 3/5। और ये पूरा एंगल कितना है बेटा? 90। तो ये वाला एंगल कितना बचा? तो अल्फा की वैल्यू आएगी 5/2 माइनस साइन इनवर्स 3/5। ये ओके हो गया? अच्छा अगर ये वाला एंगल थीटा होगा तो ये वाला एंगल भी थीटा ही होगा। तो और ये पूरा एंगल कितना है? 90। तो अब अगर हम इस पूरे एंगल को नाम दे दे बीटा, कितने एंगल को क्या नाम दे दे? क्या नाम दे दे? बीटा। तो बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5/2 प्लस थीटा, मतलब साइन इनवर्स। अब इसका मतलब आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड मीन कितना है? मीन है अल्फा। और आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड मैक्स कितना है? बीटा। अल्फा बीटा आप निकाल चुके, सीधा आंसर है। कितने लोग ज्योमेट्री समझे? सेम उसी लॉजिक से किया जो पहले था, बट इसमें आपके पास सिर्फ एक बेनिफिट था, आपको ये एंगल कितना दिया था? उस केस में आपने ये वाला एंगल भी सेंटर की हेल्प से निकाला था, ये वाला ट्रायंगल बना के। याद आया कि नहीं? इसमें इस वाले ट्रायंगल की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि ये एंगल डायरेक्ट कितना दे रखा था? 90। तो बस आपने ये वाला एंगल निकाल के 90 में से माइनस कर दिया, ये वाला एंगल निकाल के 90 में ऐड कर दिया, दोनों आंसर आ गए। कितने लोग पूरी कहानी समझे भाई? यानी ये वाला पॉइंट जो होगा उसका आर्ग्यूमेंट मिल गया, उसका मॉडुलस। इस पॉइंट का मॉडुलस कितना होगा? 12। इस पॉइंट का मॉडुलस कितना होगा? 12। तो आपको मॉडुलस भी पता है, आर्ग्यूमेंट भी पता है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर लिखना होगा तो लिख लोगे ना? अब इस तरह की देखिए, हाँ पूछो। सर हम लोग साइन इनवर्स 3/5 की वैल्यू नहीं रख सकते? अरे भाई वो फिजिक्स में रखते हैं, बताया तो मैंने। जी सर। हाँ और पूछो, और पूछो। डन। आ जाइए, एंड डालिए। रोटेशन इन कॉम्प्लेक्स नंबर। डन। ध्यान से सुनते जाइएगा। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आपको आर्गन प्लेन पे दिया हुआ है जेड, जिसको आप कहते हैं जेड इक्वल टू आर ई की पावर आई थीटा, या मॉड Z1 इंटू ई की पावर आई थीटा। मॉड Z1 मतलब उसका मॉडुलस, थीटा मतलब उसका। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट ये होगा, अरे बोलो, और उस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस ये होगा। ये बात कितने लोग समझ रहे हो? अरे हाँ ये ना, इस स्टेटमेंट को सभी लोग समझ पा रहे हो? ये बात एकदम ओके है? इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो आप अपनी बात तुरंत रख सकते हैं अभी, बोलो भाई। जब भी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को आपको आर्गन प्लेन पे लिखना होगा तो आर्गन प्लेन पे लिखा कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इस इंफॉर्मेशन से डील होता है। ये बात फील है ना सबको? तो अब मैंने कहा लेट
Z1 and Z2 are two complex numbers where Z1 equal to mod Z1 e की power I theta 1 and Z2 equal to mod Z2 e की power I theta 2. Suppose theta 1 theta 2 से बड़ा है, let या सॉरी theta 2 theta 1 से बड़ा है, let theta 2 is greater than theta 1. तो ज्योमेट्रिकली आपको क्या दिखेगा, फील बताओ. एक पॉइंट ओरिजिन से एक होगा Z1, यहां कहीं होगा Z2, ये होगा मॉड Z1, ये होगा मॉड Z2, ये होगा थीटा 1 और ये होगा. यहां तक कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ. तो पूरी फीलिंग ओके है. चलिए पहला स्टेप कंप्लीट. अब अगर हम Z1 बाई Z2 आपसे पूछें तो क्या आएगा, मॉड ऑफ Z1 बाई मॉड ऑफ Z2 इंटू ई की पावर I थीटा 1 अपॉन ई की पावर I थीटा 2. ये बात भी कंप्लीट. अरे हाँ है ना, इसमें कोई डाउट. अब मैं अगर आपसे पूछूं Z2 बाई मॉड Z2 क्या आएगा, तो वो आएगा Z1 बाई मॉड Z1 इंटू ई की पावर I थीटा 2 माइनस थीटा 1. ये बात समझ में आई कि नहीं? कैसे देखना आप, Z1 बाई मॉड Z1 इक्वल टू Z2 बाई मॉड Z2 इंटू ई की पावर I थीटा 1 माइनस थीटा 2 होगा. ये उठ के यहाँ जाएगा, ये यहाँ आएगा और ये यहाँ आएगा. देखा, अब हमने इसको उठा के यहाँ ले गए, ये माइनस हट जाएगा, माइनस कॉमन आ जाएगा ना. यहाँ तक कोई कंफ्यूजन हो तो बोलो, पक्का समझ गए ना. अब लास्ट चीज आती है Z2 माइनस 0 अपॉन मॉड ऑफ Z2 माइनस 0 इक्वल टू Z1 माइनस 0 अपॉन मॉड ऑफ Z1 माइनस 0 इंटू ई की पावर I थीटा 2 माइनस थीटा. ये है रोटेशन इक्वेशन. अब इसको कनेक्ट करो रोटेशन से. एक कॉम्प्लेक्स नंबर था Z1 जिसको आपने थीटा 2 माइनस थीटा 1 रोटेट किया तो एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया Z2. फील करो, एक कॉम्प्लेक्स नंबर था Z1 जिसको आपने थीटा 2 माइनस थीटा 1 से एंटी क्लॉक रोटेट किया तो एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर क्या आ गया. जिस पॉइंट के अबाउट आपने रोटेशन लगाया वो पॉइंट है ओरिजिन. देखो, जिस पॉइंट के अबाउट आपने रोटेशन लगाया वो क्या है. तो रोटेशन इक्वेशन ऐसे लिखी जाती है, Z2 माइनस 0 अपॉन Z2 माइनस 0 का मॉड. किसको रोटेट कर रहे हो, Z1 माइनस 0 अपॉन उसका मॉड. अगर एंटी क्लॉक रोटेट कर रहे हो तो ई की पावर I थीटा, जिस एंगल से रोटेट हो रहा है. अगर क्लॉक रोटेट हो रहा होता माइनस लग जाता. अच्छा, क्लॉक में माइनस क्यों लगता. सेम स्टेटमेंट को अगर आप देखो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि नहीं, Z1 बाई मॉड Z1 इक्वल टू Z2 बाई मॉड Z2 ई की पावर I थीटा 1 माइनस थीटा 2. बोलो, ऊपर लिखा था ना, तो ऐसे ही लिख सकते हो थे कि नहीं. यानी सेम स्टेटमेंट को लिख सकते थे Z1 माइनस 0 अपॉन मॉड ऑफ Z1 माइनस 0 इक्वल टू Z2 माइनस 0 अपॉन मॉड ऑफ Z2 माइनस 0 ई की पावर I थीटा 1, सॉरी माइनस कॉमन कर लो, माइनस I थीटा 2 माइनस थीटा 1. कितने लोग ये चीज समझे. अब इसको फील करो. अब जो हम रोटेट कर रहे हैं किसको, और फाइंड किसको कर, नहीं रोटेट कर रहे हैं Z2 को, फाइंड किसको कर रहे हैं. तो अब हम Z1 को फाइंड कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं Z2 को, वो भी किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज. अंतर क्या आया, Z1 माइनस 0 अपॉन उसका मॉड, Z2 माइनस 0 अपॉन उसका मॉड इंटू ई की पावर, रोटेशन की डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज, तो माइनस थीटा. अरे हाँ यार ना, रोटेशन की इक्वेशन कैसे लिखी गई समझे. 3 चीजें देखनी है, किसको रोटेट करना है, किसको फाइंड करना है, और क्या रोटेशन पॉइंट है, और क्लॉक रोटेट करना है या अगर एंटी क्लॉक रोटेट करना है तो प्लस थीटा लेना है, क्लॉक रोटेट करना है तो. अब आओ फाइनल रिजल्ट. सही है. फाइनल रिजल्ट ये होगा कि सपोज ज्योमेट्री में ये Z1 होगा, ये Z2 होगा और ये Z3 होगा, और आपने थीटा एंगल एंटी क्लॉक रोटेट करना. तो यानी फाइंड किसको करना है, रोटेट किसको करना है, रोटेशन पॉइंट क्या है.
फाइंड Z3 करना है। फाइंड क्या करना है? Z3। रोटेट किसको करना है? और रोटेशन पॉइंट क्या है? Z3 माइनस Z2 अपॉन इसका मॉड, अरे हाँ या ना, इक्वल टू Z1 माइनस Z3 अपॉन इसका मॉड इंटू ई की पावर आई थीटा। रोटेशन क्योंकि किस डायरेक्शन में है? सेम चीज अगर क्लॉकवाइज रोटेट कर देते तो फर्क क्या आता? यानी कि अब किसको फाइंड करते? Z1 माइनस Z3 अपॉन मॉड ऑफ Z1 माइनस Z3। किसको रोटेट करते? Z3 माइनस Z2 अपॉन मॉड ऑफ Z3 माइनस Z2 इंटू ई की पावर क्या हो जाता है? क्या हम रोटेशन इक्वेशन लिखना सीख गए? लो, रोटेशन इक्वेशन लिखने में क्या क्या देखना है? अगर क्लॉकवाइज रोटेट करना है तो ये रोटेट हो रहा होगा और ये फाइंड हो रहा होगा, तो जो फाइंड हो रहा है वो पहले लिखोगे रोटेशन पॉइंट के बाद। इसका मतलब Z3 माइनस Z2 अपॉन उसका Z1 माइनस Z2 अपॉन उसका, अगर एंटी क्लॉक रोटेट कर रहे हो तो e की पावर आई थीटा, अगर क्लॉक रोटेट कर रहे हो तो। ये बात कितने लोगों को समझ में आई? हाँ है ना? अच्छा, मॉडुलस से डिवाइड इसलिए कर रहे हो क्योंकि ये दोनों मॉड क्या है हमें पता नहीं है, मतलब इसमें हम इसको रोटेट भी कर रहे हैं और मैग्नीफाई भी कर दे रहे हैं साइमल्टेनियसली। रोटेट भी कर रहे हैं और साइमल्टेनियसली क्या कर रहे हैं? मैग्नीफाई। अगर सेम मैग्नीट्यूड पे रोटेट करोगे तो ये और ये क्या हो जाएंगे? समझ गए? अच्छा, अब ये जो मैं अभी बोला सेम मैग्नीट्यूड, उसका कॉन्सेप्ट ये है, देखो कॉमन सेंस से समझना। सपोज आपने एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिया Z और उसको थीटा एंगल रोटेट करके एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर बना दिया Z1, मैग्नीट्यूड रखा है सेम, सिर्फ थीटा एंगल एंटी क्लॉक रोटेट करेंगे। कॉमन सेंस सोचो, इक्वेशन क्या लिखोगे? कोई बताओ सोच के। Z1 माइनस 0 अपॉन मॉड ऑफ Z1 माइनस 0 इक्वल टू Z माइनस 0 अपॉन मॉड ऑफ Z माइनस 0 इंटू ई की पावर आई थीटा। एम आई करेक्ट और नॉट? अच्छा, मॉड ऑफ Z और मॉड ऑफ Z1 कैसे हैं? सेम है ना, क्योंकि दोनों की डिस्टेंस ओरिजिन से सेम है, तो इसका मतलब Z1 इक्वल टू Z ई की पावर आई थीटा आ गया कि नहीं? मतलब अगर हमें मॉडुलस सेम रखते हुए किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को रोटेट करना है तो उसमें सिर्फ ई की पावर आई थीटा से मल्टीप्लाई कर देना। मॉडुलस सेम रखते हुए अगर हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को रोटेट कर रहे हैं, हाँ या ना, किस एंगल पे? थीटा पे एंटी क्लॉक, तो सिर्फ किससे मल्टीप्लाई कर देना। ये बात फील कर पाए कि नहीं? अगर इसी कॉम्प्लेक्स नंबर को क्लॉकवाइज रोटेट करते तो क्या करते? मतलब ये Z होता और क्लॉकवाइज रोटेट करके आप Z1 निकाल रहे हो लो, और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रखते, तो अब Z1 की वैल्यू क्या आ जाती है? Z इंटू ई की पावर, बस क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम था तो मॉड Z और मॉड Z1 क्या हो जाते हैं? कैंसिल आउट। ये बात कितने लोग समझे? मतलब मॉडुलस सेम रखते हुए अगर आपको रोटेट करना है तो सिर्फ किससे मल्टीप्लाई कर देना है? ई की पावर आई थीटा। अगर क्लॉकवाइज कर रहे हो तो माइनस आई थीटा, एंटी क्लॉक कर रहे हो तो, अरे हाँ ये ना, पक्का। ये बात समझ पा रहे हो कि नहीं? अब देखो ये बात कैसे फील आएगी आपको, यहाँ आएगी। सपोज आपने कहा आप अपने कॉम्प्लेक्स नंबर को 90 डिग्री रोटेट करते हो। कैसे रोटेट करते हो? 90 डिग्री। मतलब ये Z है, इसको ओरिजिन के अबाउट 90 डिग्री रोटेट कर रहा हो, तो Z1 जो है वो आई Z बन जाता है। 90 डिग्री रोटेट करते ही आई मल्टीप्लाई होता है। एंटी क्लॉक में अगर 90 डिग्री रोटेट कर रहे हो तो, यही अगर क्लॉकवाइज 90 रोटेट कर रहे हो तो क्या बन जाएगा? माइनस आई। फील कर पाएगी नहीं? सोचो, अगर हम क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे होते और एंटी क्लॉक, दोनों में डिफरेंस क्या आता वो देख लो। अगर ऐसे जा रहे होते तो Z को लिखते Z इंटू ई की पावर आई पाई बाई 2। Z क्या बनता? cos पाई बाई 2 प्लस आई साइन पाई बाई 2। cos पाई बाई 2 जीरो होता है, तो क्या ये आई Z आ जाता? क्योंकि साइन पाई बाई 2 बनता, इसीलिए मैंने कहा था ना सिर्फ आई से मल्टीप्लाई हो जाता है। अगर आप 90 डिग्री रोटेट कर रहे हो बट मैग्नीट्यूड क्या कर रहे हो? सेम, उसमें कहीं कोई चेंज नहीं। अगर यही चीज आप क्या करते, एंटी क्लॉक की जगह क्लॉक रोटेट करते तो यहाँ क्या आता? माइनस आई पाई बाई 2। तब ये कॉस के अंदर माइनस का कोई मतलब था नहीं, साइन से माइनस बाहर आ जाता, तभी वैल्यू माइनस आई Z आती कि नहीं?
किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन? अगर आप इसी सेम कॉम्प्लेक्स नंबर को 120 डिग्री रोटेट करते हो ओरिजिन के अबाउट मैग्नीट्यूड सेम रखते हुए, कितने डिग्री रोटेट कर रहे हो? चाहे क्लॉक चाहे एंटी क्लॉक, तो इसी सेम कॉम्प्लेक्स नंबर में ओमेगा मल्टीप्लाई होता है, और यहां पर इसी सेम कॉम्प्लेक्स नंबर में ओमेगा स्क्वायर। अगर हम सेम ओरिजिन के अबाउट ही रोटेट कर रहे हैं, सेम मैग्नीट्यूड रखते हुए, कॉमन सेंस भाई, अगर हम 120 डिग्री रोटेट करेंगे तो Z1 की वैल्यू आएगी जेड ई की पावर आई 2π/3, और ई की पावर आई 2π/3 को ही आप क्या बोलते हो? ओमेगा। अगर क्लॉकवाइज रोटेट करोगे तो जेड टी की वैल्यू आएगी जेड ई की पावर माइनस आई 2π/3, और ई की पावर माइनस आई 2π/3 को ही क्या बोलते हो? तो आज के बाद अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करोगे तो माइनस आई मल्टीप्लाई करोगे, 90 डिग्री एंटी क्लॉक रोटेट करोगे तो आई, 120 डिग्री क्लॉक रोटेट करोगे तो ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा, और एंटी क्लॉक रोटेट करोगे तो इसका फीलिंग आ रहा है? मतलब ये सारे रोटेशन जिसमें मैग्नीट्यूड क्या रहेगा? सेम, और रोटेशन पॉइंट क्या रहेगा? ओरिजिन। अगर जेड को रोटेट कर रहे हो तो ऑब्वियसली रोटेशन पॉइंट फिक्स है ना, क्या है? ओरिजिन। मेरी बात समझ रहे हो? चलिए नोट करिए, कहां से लिखना है? जेड इंटू ई की पावर आई पाई, और ई की पावर आई पाई की वैल्यू कल आपने पढ़ी थी, कितनी होती है? -1। 180 डिग्री अगर रोटेट करोगे तो कितना बन जाएगा? -z। चाहे क्लॉक चाहे एंटी क्लॉक, उससे कोई फर्क। 180 डिग्री अगर कैसे भी रोटेट करोगे तो क्या बन जाता है? -z। जेड को 180 डिग्री रोटेट करेंगे तो -z बन जाएगा। रोटेशन समझे कि नहीं? आप देखो, जैसे सपोज आपके सामने एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है 1 + 2i, आपको इसको 90 डिग्री रोटेट करना है तो नया कॉम्प्लेक्स नंबर क्या आएगा? एंटी क्लॉक। ठीक, आप उसको रोटेट करोगे 120 डिग्री तो नया कॉम्प्लेक्स नंबर क्या आएगा? आप इसको रोटेट करोगे 60 डिग्री क्लॉक तो नया कॉम्प्लेक्स नंबर क्या आएगा? बताओ। फाइंड Z1, Z2 एंड Z3। Z = 1 + 2। समझ रहे हो कि नहीं? मॉडुलस क्या रखना है? सेम। मॉडुलस क्या रखना है भाई? सेम। सिर्फ रोटेट करना है, समझ रहे हो? तो बताओ, फॉर Z1 क्या करोगे? 1 + 2i में क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा? ई की पावर आई π/2, मतलब सिर्फ आई मल्टीप्लाई हो जाएगा कि नहीं? तो ये कितना बन जाएगा? -2 + i। ये बात कितने लोग समझ रहे हो भाई? अच्छा, Z2 के लिए क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा उसमें? 1 + 2i इंटू ई की पावर आई 2π/3। अच्छा, ई की पावर आई 2π/3 का मतलब होता है cos 2π/3 और sin 2π/3। ओमेगा की वैल्यू यही तो होती है ना, -1 + i√3/2। अब जैसे ही दोनों को मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? -12 -2√3/2 प्लस i टाइम्स ऑफ -1 प्लस √3/2। ये Z2 आ जाएगा। मल्टीप्लाई तो कर लोगे ना कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा, अगर आप इसको 60 डिग्री रोटेट करोगे वो भी क्लॉकवाइज तो Z3 कितना आएगा? Z इंटू ई की पावर आई π/3 विद माइनस साइन। तो अब इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 1 + 2i इंटू cos π/3 माइनस i sin π/3। अब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 1/2 प्लस √3। अरे बोलो भाई, नहीं समझे क्या लिख दिया? नॉर्मल मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्लस i टाइम्स ऑफ 1 माइनस √3, 1 माइनस √3/2। देखो, Z1, Z2, Z3 में कहीं कोई डाउट आ रहा हो तो बोलो। 90 रोटेट करने में सीधा i मल्टीप्लाई हुआ क्योंकि i π/2 मल्टीप्लाई हो रहा है। बोलो भाई, 180 डिग्री रोटेट होने में ये मल्टीप्लाई हुआ, बाकी आपको दिख ही रहा है सब कुछ।
कहीं कोई डाउट आ रहा हो तो पूछो। क्या बेटा, वही तो है, यही तो है, यही तो मैंने एंगल के लिए दिखाया। वो आप उस समय जब आप जेट 2 निकाल चुके होगे तो जेट 3 माइनस करके ही निकालिए ना, वो दिक्कत नहीं। अभी क्या, अगर सिर्फ 60 डिग्री रोटेट करना होता तो क्या करते, अभी वो सीखा है, वो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो 180 डिग्री है ना। तो दिख भी रहा है ना, जेट 2 से अगर आप माइनस कॉमन करोगे तो बन जा रहा है, देखो वही फीलिंग है, वो आएगा ही क्योंकि आपने रोटेशन ही वैसा किया। यहाँ तक ओके हुआ कि नहीं, बोलो भाई। चलिए, अब अगर इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे पूछता, सपोज एक सर्कल है, ठीक, सर्किल का सेंटर ओरिजिन है, ठीक, सर्किल का सेंटर कितना है, ओरिजिन, और उसकी रेडियस है 2। इस सर्किल की सरकमफ्रेंस पर आपको एक पॉइंट दिया हुआ है 1 + i√3। देखो सरकमफ्रेंस होगा क्योंकि इसकी डिस्टेंस ओरिजिन से 2 ही है, ये पॉइंट सरकमफ्रेंस पे होगा कि नहीं। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन देख लो, कोई डाउट हो तो बताओ। इसको, ये Z1 पॉइंट है ना, आपको बताना है फाइंड Z2 Z3 इफ Z rotates uh, 60 डिग्री एंटी क्लॉक and 90 डिग्री क्लॉक if Z1 rotate on सर्कल। मतलब पॉइंट कहाँ पे है, सर्कल, सर्कल पे है तो मॉडुलस में कोई चेंज, सीधा आंसर लिखो। सर Z3 में आंसर 2√3/2 आएगा। Z3 का आंसर 2√3/2 बता रहे हैं, गड़बड़ लग रहा है। सर लास्ट क्वेश्चन की बात कर, लास्ट क्वेश्चन में क्या आएगा, सर 1/2 + 2√3/2। मैं 2 कैंसिल नहीं हो जाएगा जब कर देगा। ओके इसमें आंसर बताओ क्या आएगा भाई। Z1 को अगर हम रोटेट करें कैसे, 60 डिग्री एंटी क्लॉक, तो e⁻i π/3 तो मल्टीप्लाई होगा, यानी 1 + i√3 इंटू 1/2 + i√3/2। हाँ या ना, अभी मल्टीप्लाई कर लोगे कि नहीं बताओ, क्या आएगा, 1 - 3 - 2 और मतलब -2 एंड 2i√3/2। आंसर आएगा -1 + i√3। चेक करो, सही लिखा है, देखो सही है। और अगर मैं आपसे पूछूं Z3 क्या आएगा, तो Z1 में e⁻−i⁻/2 मल्टीप्लाई कर लो, इसका मतलब Z1 में क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा इस बार, i विदा माइनस, तो i² -1 मतलब √3 - i आंसर आएगा। देखो Z3 is √3 - i and Z2 is -1 + i√3। कहीं कोई कंफ्यूजन या डाउट हो तो अपनी बात रख सकते हो अभी भी। डन, चलिए एक बार जितना रोटेशन पढ़ाया उसको रिवाइज कीजिएगा, इसके आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू।